नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तारों से करें बातें और मैं हूं आपकी मेजबान उस्मान ओमान। क्या बात है उस्मा जी, आज तो बड़ी प्यारी लग रही है कि चीते दी खल पाई जे। कैसी बात है, अब चीते को भेड़ बकरियां तंज करेंगी। ए भेड़ बकरी नहीं, ए काली कट्टी है। मेरी पहली मेहमान का ताल्लुक पीटीआई से है, जो अब मेहमान से ज्यादा मेजबान लगती हैं क्योंकि हमारे शोज पर वो अक्सर व बेशतर आती रहती हैं। तो तशरीफ लाती हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। गुड टू सी यू। माशाल्लाह आप खुद बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, कंग्रेचुलेशंस। चीमा साहब देखो रोजाना आटा दाला चीनी महंगा करी जाते हैं ते बाजी रोजाना नवे तो नवा जोड़ा पा के साढ़े सीने तो मूंग तली जाते हैं। चाचा चीमा साहब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, मेरे लिए ही कमाते हैं, मैं ही खर्चूंगी ना। आपके लिए मशवरा है चाचा, मेहनत कर, हसद ना कर। मेहनत तो कर नहीं सकता बेचारा, चाची नूं देख देख के हसदा। चाची साडी इन्नी खूबसूरत सी जिवें संगे मरमर दी बनी होवे। 15 साल इहदे नाल रही ते हुण इंज हो गई जिवें कोयले दा भूर चूर हुंदा है। ओए वाकई सही गल है, पहले संगे मरमर लगदी सी, अजकल मंजी दे संगे फड़ फड़ के मरन डई है। बाजी तुहानू ते चीमा साहब नवे नवे कपड़े नवियां नवियां गड्डियां लैके देंदे आ ते मैं तुहाडी चाची नू जदों भी दित्ती आ नवी तकलीफ ही दित्ती। कुछ भी तकलीफ नहीं रहते हैं हमेशा। मुसर्रत साहब आप तशरीफ रखिए, आपसे मज़ीद बातें हैं। मेरे दूसरे मेहमान जमालियाती हुस्न, खास तौर पर हेयर फॉल ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, तो तशरीफ लाते हैं डॉक्टर फराज मुगल साहब। मुगलों की भी की जिंदगी है, किले कुले वेच के ते हुण अजकल सर्जरियां करते फिरदे। ओए कादे मुगल ये भी किले जांदे आ, टिकट लैनी पैंदी इन्हां नूं। पहले ताड़ी मार के कहंदे सन तखलिया, हुण पेशेंट नूं कहंदे ने भाईजान अंदर तशरीफ लै आओ। सर थोड़ा जिहा मूड चेंज किया है, साडे हालात एडे भी नहीं गवाचे कि असीं जनाब टिकटां खरीदी, हुण सानूं पास मिल जांदा पीटीआई दी गवर्नमेंट कोलों। चलो डॉक्टर साहब तुसीं तो खुश नसीब हो, तुहानू पीटीआई कोलों कुछ ना कुछ ते लब्भा, सानू ते कख नहीं लब्भा। नहीं सानू लभ्या की अच्छा अच्छा बेड़ा तर जाएगा। चाचा आपको पीटीआई से कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन डॉक्टर साहब से आपको अच्छे अच्छे मशवरे जरूर मिलेंगे। डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आपके कुछ सियासी हरीफ भी आपसे बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि आपसे मैं सवालों जवाब करूं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। तो जनाब तशरीफ लाइए। अच्छा इनकी तो सुन लेते हैं, पहले मुझे ये तो बताएं कि ये कुर्सियां लेके साथ क्यों फिर रहे हैं? इन्होंने अपनियां ले लिया ने ताकि कोई उठों उठाउण वाला ना हो। नहीं बाजी ये पिंडां दे नाई हन अपनी कुर्सी नाल लैके आंदे। घूमण वाली कुर्सी तुहाडे कोल है, नाई सानू कही जांदे हो। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये अपनी कुर्सियां अपने साथ लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि इन्हें पता है इन्हें किसी ने खाली कुर्सी ऑफर नहीं करनी। अवाम ने तो बिल्कुल नहीं ऑफर करनी। जी अवाम साडे नाल है, तुसी बलदियाती इलेक्शन कराओ, हुणे दो दोते अवाम दी अवाम हो जाएगी। हाँ हमें पता है, आपने कोई 70-70 हज़ार मुर्दे डाले हुए, जिस तरह भुट्टो जिंदा इसी तरह वो भी आके वोट डाल जाते हैं। अच्छा जी, अगर ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 5000 700 600 ਵੋਟ ਲੈਣੇ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ अब पीटीआई वाले को आजकल जवाब कोई नहीं ना, महंगाई के हथों मजबूर आ, इसलिए धमकी भी ला देंगे आ विच। धमकी हम नहीं लगाते, धमकी तो वो इनकी जो भतीजी है मरियम वीडियो सेंटर वो लगाती है। अच्छा असी धमकियां लाने हैं, अब मैंने तो तुसी रोज किसी ना किसी दारे जो फोन करांदे हो कि चल पुत्र जेले। नहीं आपको तो उन्होंने धमकियां लगाने के लिए नहीं रखा, वो तो मरियम आप लोगों ने, मरियम वीडियो सेंटर का काम है। आप तो बूट पॉलिश, अंदर जाना हो, मिन्नतें करनी हो, पैरी पड़ना हो, आपको धमकी, आपकी धमकी का किसको असर? आपकी तो घर कोई नहीं सुनता। तो बिल्कुल ही सीधे हो गए मियां साहब। कोई गल नहीं, 6 महीने रह गए ने, बर्दाश्त करो। चाचा बड़ा वड्डा डॉक्टर हुंदा सी, अच्छा जाके कहंदा सॉरी ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। चाचा फिर एक बार डॉक्टर को गया, बड़ी मार खादी है। क्यों? कहता मेरी वास्कट च पत्थरी है।
निर्मल वो मिसाल बनी है ना, पट पवे वो सोना जड़ा कन्ना नु खाए। ए रंगीला वाजियां लेना। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਠ ਪਵੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਦਾ। ਚਾਚਾ ਕੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਰਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਗੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਵਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। क्या बात है यार। निर्मल ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਾਲਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵਲ ਪਿਆ, ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਦੌੜਦਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਐਸਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਚਾਚਾ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਨੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾ ਕਹਿ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਵਾ। ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਅੱਬਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ, ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪੱਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪਾੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਤੇ 5 ਚੋਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਪਬਜੀ ਗੇਮ 'ਚ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਮੱਝ ਪਵਾਉਣੀ। ਚਾਚਾ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਚਾਚਾ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 2000 ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2000 ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੋ ਸੱਪ। ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, 2 ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਫੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਕੱਲ ਨਾ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਰ ਫਿਰ ਲੱਕ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੂਟੀ ਜੀ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੀਲੀ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਮਾਏ ਤੇ ਭੁੱਜੀ ਭੱਜੀ ਓ ਜਵਾਨੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ। ਇਹ
ਹਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤੂਤ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨਾ, ਜਿਮੀ ਨੀਚੇ ਆਓ, ਆਇਆ ਪਾਪਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੀਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਓਏ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਜ਼ੂਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ। ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਹਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 450 ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ 50 ਹੋਰ ਭੇਜਣਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ। ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੀੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਠੰਡ, ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪਕਾ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜੇ ਤੇ ਪਕਾਏ, ਗਲਵਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਨ। ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ? ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜੇ। ਇਹਨੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ, ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਿਜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਲੇ। ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੁ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਰਕ ਲਵਾਂ। ਚਾਚਾ ਨਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਲੂ, ਰੋਜ਼ ਆਲੂ। ਉਰੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਫੜ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप खबरें गर्म हैं कि बड़े मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं उनके इस्तकबाल के लिए? वो गया था झूठ बोल के, अभी दोबारा डबल झूठ बोल के वापस आ रहा है, तो काहे का इस्तकबाल? और काहे का इस्तकबाल तो इनका आवाम करेगी ना जाके। जिस तरह पहले भी आपको पता है जब ये आए थे तो शहबाज शरीफ साहब माल रोड नहीं छोड़ सके थे। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। मियाँ साहब थोड़ा जा सफर करो और लेके आओ उन्होंने वापस। ਆ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਜੇ। तो यही तो बातें हम लोग तो करते हैं कि आप लोग हमेशा डील और ढील के कायल हो। पहले भी जब जद्दा गए थे तो झूठ ही बोलते रहे 10 साल कि हमने कोई इनके साथ मुआहदा नहीं किया, लेकिन आपके जो गारंटियर थे फिर उन्होंने बता ही दिया ना। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਮ ਪੇਜ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇਜ ਦੀ ਅਗਰ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ नहीं करवा सकते। बस देखे आप लोगों के ख्वाब में छीछड़े रोजाना, ये कानून पास नहीं होगा, इसमें ये बजट पास नहीं होगा। कोई देखे
रियासत जो होती है ना, उसमें जितने भी स्टेट के पिलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेम पेज पे होते हैं। आपने हमेशा उनको अपने ताबे करने की कोशिश की। जैसे पुलिस आपका विंग था, आपने भी उस इदारे को अपना विंग बनाने की कोशिश की, फिर आपको पता ही है कि आपके साथ क्या हुआ है। बहरहाल मैं आपको एक बात पे मैं भूल गई, मैंने मुबारकबाद देनी थी कि आप लोगों की तो तरक्की हो गई है। किस तरह मतलब पहले बिरयानी दे प्लेट ते ਤੁਹਾਡਾ वोट देंदे सी, हुण तुसी 2500 ते दिता है ना। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये बात तो वैसे मानने वाली है कि पहले जो लोग बिरयानी की एक प्लेट खा लिया करते थे, अब जो आप लोग मिनी बजट ले आए हैं उसके बाद तो लोगों को वो भी नहीं मिलेगी, खाने को भी तरसेंगे लोग। हमारा जो मिनी बजट है ये आम आदमी को कुछ भी नहीं कह रहा, आम आदमी के लिए नहीं है। बट आई बिलीव कि जो पाकिस्तान में जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, जो अफोर्ड करते हैं, लग्जरी आइटम्स को यूज़ करना चाहते हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डॉलर की किल्लत क्यों रहती है? इम्पोर्ट की वजह से। तो उनके लिए ये टैक्स है और मेरा ख्याल है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको ये टैक्स देना चाहिए। बाकी जो आम आदमी की जितनी भी यूज़ की इस्तेमाल की चीज़ें, उनके ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा टैक्सेशन नहीं कर रहे। सारा झुकाव रियासत के वसाइल का आम आदमी की तरफ है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं बहुत रोया गल भी नहीं, इन्ना दा ते रोना बनता है। अवाम थोड़ा सा, फिर मैं यही कहूंगी कि घबराना नहीं है। ਕਦੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਜੇ? ਦੱਸ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਛਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੇਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਪੈਣਡੀਆਂ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। आप बहुत घबराएं, आपके साथ हम बहुत बुरा करेंगे, इससे भी ज्यादा रुलाएंगे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਭਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। परमानेंट ही लॉन्ग बूट पा लेने। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। मैं दसा जी बाजी, एक नई डेट देंगे अगले मार्च की, अगले साल के मार्च की, और तब तक वैसे ही टाइम पूरा हो जाना तू है। इंज रह, छड़ दे नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करे बातें में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन तो हमेशा से ही ब्यूटी कॉन्शियस रही हैं, लेकिन अब तो मर्द हजरात भी अपनी वजाहत को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं और बड़े जतन आजमाते हैं। मर्द हजरात भी, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इस वक्त कौन से ऐसे कॉमन तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए? हमारे पास पहले 80% फीमेल्स थी क्लाइंट और 20% मेल्स थे। अब ऑलमोस्ट 40% मेल हैं और 60% फीमेल्स हैं। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो साइंटिफिक हैं, जिसमें हार्डा फेशियल विद डर्माब्रेशंस हैं, और इसके साथ अगर नेचुरल हम एंटी एजिंग और रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें माइक्रो नीडलिंग है, फिर माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी है, फिर हम फर्दर अगर हम बेहतर करना चाहें तो हमारे पास PRF है और साथ मीज़ोथेरापीज़ है। थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताएं कि इन चीज़ों से अपनी शख्सियत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से इंसान इन चीज़ों से अपनी ब्यूटी में मजीद ऐड कर सकता। हाँ जी, यानी कि मैं ज़रा खूबसूरत लगा। लवा दे तू जो मर्जी ला लेना, तेरियां लानतां नहीं कटनियां। हाउसफुल ले ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਡੈਂਟ ਸ਼ੈਂਡਾ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ, ਔਰ 10-12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, डॉक्टर ने पैसे बड़े मंगे, प्लास्टिक में पल्लियों देता हूँ, जरा खराब हो गई, हुण की कर सकने। डॉक्टर साहब ने तो परहेज दसी होनी है कि चाची नूं गर्म जगह ते नहीं बिठाना और हीटर दे करीब नहीं बिठाना। तुसी वो परहेज नहीं कीती, वो ज़ाहिर बात है प्लास्टिक मेल्ट हो गया है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਾਚੀ ਦਾ ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਚੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲਟਕ ਜਾਏਗੀ, ਚਿਹਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਲੈਂਸ। डॉक्टर साहब तुसी इन्हां नूं मशवरे दो, चाची जिद्दां दी है मैनूं ठीक आ। नहीं ना, वो चाची ते ठीक है तुहाडे वास्ते, चाची कहंदी बाबा मेरे वास्ते ठीक नहीं है। अच्छा तुसी चाह रहे हो मैनूं भी प्लास्टिक लगे थोड़ा जिहा? जी थोड़ा जिहा तुहानूं स्टील वाला प्लास्टिक लांगे जिहड़ा मेल्ट नहीं होएगा।
ਚਾਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਘਲ ਗਈ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲੀ यार चाची का यह हाल नहीं सी होना, चाची सस्ता प्लास्टिक इस्तेमाल कर बैठी। कौन सा? ਉਹ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਅਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਕੇ ਟੇੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਏ, आई दे नीचे बैग्स बन गए। तुसी अल्लाह दे कम्मां च दखल दे रहे हो? नहीं, अल्लाह दे कम्मां च दखल नहीं दे रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा टेक्निकल तरीकों से बता रहे हैं, हमें ये बताएं कि अब किस चीज़ के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? जैसे कि अभी आप बता रहे हैं डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर आपकी पफी आईज हैं, आप उसे रिलैक्स दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर झुर्रियाँ हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? डबल चिन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट का हम जो टेक्निकल लेवल इस्तेमाल करते हैं एंटी एजिंग एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स, कि एज की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उनको हमने डिले करना है। फ़र्ज़ करें अब आपकी एज है 40, हमने आपकी जो चेंजेस हैं उनको इतना डिले करना है कि आपकी चेंजेस जो 50 में आनी है वो 60 में जाके आए। अच्छा, उनमें हम फिलर्स यूज़ करते हैं, फिर आपका ही ब्लड लेके उसमें से ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो आपकी बॉडी पे यूज़ करते हैं, फेस के लिए यूज़ करते हैं, पफी आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, फेस की रिजुविनेशन यानी दोबारा उसको खुशनुमा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। तो उसकी वजह से जो अकॉर्डिंगली एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो डिले हो जाती हैं, तो वो लगता है जिस तरह खूबसूरती दोबारा वापस आ रही है। क्या बात है। अपने लीडर का कोई काम भी करा लो इन्हों को। लीडर माशाल्लाह वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, हराम नहीं खाते, हलाल खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो माशाल्लाह ही इज फाइन। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ऑनेस्ट भी, मेहनती भी, ईमानदार भी, नेकी का हुसन होता है ना। हर खूबी हैगी बाजी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन गरीब आदमी ਨੂੰ रिलीफ देने ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ कोई खूबी नहीं। हाँ ना, फुटपाथ से जो लोग थे उनके लिए लंगर खाने आपने बनाए, शेल्टर होम्स आपने बनाए, कोई भूखा ना सोए वो तो आपने बनाए। अभी इनसे पूछे ना जो शादी पे इन्होंने इतने अरबों रुपए लगाए हैं, वो कैप्टन सफदर ने कमाए थे, वो आपके टैक्स का पैसा था। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਨਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। तो पढ़नाने के और भी भाई थे, वो उनके जरा देखो ना हालात। ਪਰਨਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ। हाँ, मुझे याद आया वो जो उन्होंने ऊँटों पे पैसे भेजे थे, कतर भेजे थे, फिर वो दुबई पता नहीं कहीं से जहाँ मर्जी से लौट के आपके पास आ जाते हैं, याद आते हैं। सॉरी, बहुत अमीर खानदान है इनके, तो नौकरों के अकाउंट्स में 4 अरब 5 अरब ऐसे ही है ना। मियाँ साहब है, छोटे मियाँ साहब भी बहुत अमीर आदमी है। आपको पता है ये अपने बैटमैन को कितनी तनख्वाह देते हैं? 4 करोड़। आपको पता है ये अपने स्वीपर को कितनी देते हैं? खान सामे को कितनी सैलरी देते हैं? 3400 रुपया सैलरी ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ 4 ਕਰੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਕਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। सरकारी करते होंगे, हमने अपने घरों में अपने प्राइवेट स्टाफ ही रखा हुआ है, हम सरकार के खजाने से कोई हम नहीं लेते। और बाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ किचन ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा, वजीर आजम साहब ਦੇ किचन ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ਦੇ किचन ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सुन लो ना जी, बिरयानी साहब सुन लें। वजीर आजम साहब ने अपने घर में सारा स्टाफ जाती रखा हुआ है, किचन उनका जाती है, सरकार के पैसे से नहीं चलता। और जो सरकार के पैसे से किसी को मिलती है ऑफिस के टाइम में खाली चाय और एक बिस्किट भी अब मिलता है। लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन साहब तो कह गए हैं कि उनका किचन जहांगीर तरीन साहब के पैसों से जजमान है उन्होंने हो। जहांगीर तरीन ने खुद कह दिया है कि जो फंड्स हम पार्टी को देते हैं खान साहब उसको अपनी ज़ात के लिए कभी भी खर्च नहीं करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो सबसे बड़ी डोनेशन तो खान की अपनी है पार्टी के लिए भी, कि एक अपना पूरी ज़िंदगी दे दी, उसके बाद अपने घर के अंदर उन्होंने पार्टी प्रीमिसेस के लिए एक जो जगह दी हुई है, ऑफिस दिया हुआ है, उसके अलावा कभी किसी लीडर ने कभी कुछ खान को नहीं दिया, ना वो लेते हैं। दूसरी जो बात मैं बताऊं, खान साहब ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं, आपका तो नाश्ता फज्जे दे पाए हेलीकॉप्टर पे से जाते थे। ਭਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਸਤੇ मंगा लिया ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸੋ। आवाम के टैक्स के पैसे का वो बताया है ना आपके दामाद कैप्टन सफदर ने कि लंगर खाना है हमारा, तो लंगर चलता ही रहता है आवाम के पैसे का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर सियासी बहस शुरू होगी, आपकी बात वहीं रह गई। ये भी ज़रा बता दें कि हेयर फॉल आजकल हर दूसरे इंसान का मसला है, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हजरात हैं, बल्कि मर्द हजरात के तो बहुत जल्दी बाल बिल्कुल उड़ जाते हैं, ख़वातीन का भी यही मसला है। और सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो टोटकों की भरमार है। क्या ये टोटके
आजमूदा होते हैं या फिर कोई साइंटिफिक सोल्यूशन है इसके लिए? इसमें जो साइंटिफिक रीज़न कोई भी नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, जस्ट अपने आप को प्रमोट करने के लिए। जो साइंटिफिक तरीके हैं उनमें हेयर फॉल की सबसे पहले हमने जो वजह है वो आइडेंटिफाई करनी है। हर क्लाइंट की, हर पेशेंट की अपनी एक रीज़न है। उसके जिस्म से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ डिजीज़ हैं जिस्म में, जैसे कैंसर हम कहते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी खाते हैं उसमें भी हेयर फॉल होता है। फिर स्ट्रेस में बढ़ जाता है। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, तो मैं स्टेट कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, कहते हैं यस सर। स्ट्रेस से रिलेटेड भी है, नींद डिस्टर्ब है, आपका जंक फूड बहुत ज़्यादा है, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इनकी ट्रीटमेंट फिर हम कॉमन बात करें तो फिर हम ब्लड से लेके उसके PRF PRP तैयार करते हैं, वो हम चेक करते हैं जहाँ जहाँ हेयर फॉल है। इसके साथ हम कुछ सर्टन इंग्रेडिएंट्स हैं या मेडिसन है वो हम हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉपिकल भी और यहाँ पे इंजेक्ट भी करते हैं। ठीक। फिर इसमें जो नई टेक्निक्स आई हैं उसमें थ्रेड्स हैं, वो थ्रेड्स हम स्किन के अंदर डाल देते हैं, उससे हेयर फॉल रुक जाता है। फिर कुछ स्टेम सेल जो नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम फैट बॉडी की लेके उसी को प्रोसेस करते हैं सर्टन मशीन से और उसके स्टेम सेल तैयार करके वो हम यूज़ करते हैं। ठीक। और इसके अलावा एक नई टेक्निक है डेट इज़ रीजनरेटिव एक्टिवा, वो हम एंड्रोजेनिक यानी जिन में विरासत की वजह से गंजापन आ रहा है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसमें जो बाल पतले हैं वो हेल्दी होंगे, जो गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे, और सम टाइम जो फॉलिकल डेड नहीं हुए उसमें से भी बाल निकल आता है। तो ऑलमोस्ट वो 1.5 से 2 साल तक इफेक्टिव रहती है। अच्छा, ये भी बता दें आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है ये सारा प्रोसेस? यस, इवन कि अगर कोई डिजर्विंग है तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। अच्छा, और जेन्युइन अब ये सारे पहुंच ही ना जाए। आप ले लें डॉक्टर साहब का नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब आप इनको फ्री ऑफ, इनको तो डबल चार्ज करें, आधे पैसे तो आपके खुद के हैं इसमें। चलिए हम डबल चार्ज कर लेंगे जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ पूरा अगले बंदे का सिर खोल के फिर सोच रहे होंगे अब इसको मैं कैसे जोड़ूं। मियां साहब प्लीज विजिट देम। अरे सर, उसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। कुछ तो हम बगैर सर्जरी के फेस अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये एज की वजह से लटक जाता है फेस, तो उसको हम थ्रेड लिफ्ट कहते हैं। थ्रेड हम डालते हैं इस तरह के कि ये फेस ऐसे अप जैसे नेचुरल लुक होती है उसकी तरह हो जाता है। और ये जो एंगल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, लाइंस हैं, उसको भी हम थ्रेड के साथ कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिसमें हम सर्जरी नहीं करते, 10-15 मिनट में उसका फेस बेहतरीन पप्पू उसको बना के। मैं नहीं चाची ਨੂੰ पप्पू बनाना, चंगी पली होगी तो मैनू छट जाएगी। डॉक्टर साहब इनको फ्री सर्विस दें, इनको नहीं, इनको डबल चार्ज करें, उन्हें फ्री। ਉਹ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜੀ। मुबारक हो, सुने सुने कौम को मुबारक हो, आज आप लोग खुद मान गए कि आप लोग जाली हैं। हम तो अच्छा, मुसर्रा साहब सुना है कि पंजाब हुकूमत मियां साहब की गारंटी देने के जुर्म में शहबाज शरीफ साहब पर केस दायर करना चाहती है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लगती है, ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक गारंटी कोर्ट के अंदर दी थी, गवर्नमेंट के आगे नहीं दी थी। नंबर 1, इनके जेल जाने के लिए और बहुत कुछ है। ये ऐसे स्टोरी को ट्विस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो 16.5 अरब रुपए इनके मुलाजमीन के अकाउंट से निकले हैं, उस पर जब भी इनसे सवाल किया जाता है तो ये जाके कहते हैं कि जी मुझे हरास किया जा रहा है, ये शब्बों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इदारे सवाल करते हैं और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुझे डराया था वहाँ पे। इनफैक्ट असल में इनके ऊपर करप्शन चार्जेस जो साबित हो चुके हुए हैं। बड़ी शरीफ फैमिली तो कन्विक्टेड है ही, वो तो करप्ट है ही। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, इनके पास भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। लेकिन इनको एक चीज़ में मैं अप्रिशिएट करूँगी कि कोई कैलबरी फॉन्ट और कोई इस तरह की बोंगियाँ इन्होंने नहीं मारी, सिवाय एक के मुझे वहाँ पे हरास किया जाता है। तो हमने कहा जी, नैब ने भी ये बोला कि आइंदा सारी क्वेश्चन आंसर हम कैमरे के अंदर कर लेंगे ताकि आवाम को आगाह किया जाए। तो इनफैक्ट इनके अंदर जाने के लिए देयर आर मैनी थिंग्स कि जो इंशाल्लाह जब केसेस कंक्लूड होंगे तो इनको तो होना ही अंदर चाहिए। ये मुझे ये नहीं समझ आती ये बाहर क्यों है। मैं इत्थे बैठा जे बाजी, जाओ जिन्हों कहना जे कह लो मैनू जेले भिजवाओ।
ਹੁਣ ਜੇਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ 4-5 ਫੋਨ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये सिचुएशन थी कि सिर्फ जो शोबिस से वाबस्ता लोग थे वो ही अपनी स्मार्टनेस का, अपने लुक का ख्याल रखते थे, लेकिन अब चूँकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा वीडियोस बना रहा है, टिकटॉक बना रहा है, तो अब हर शख्स जो है वो अपने आप को स्मार्ट, स्लिम और खूबसूरत देखना चाहता है। तो मोटापे का भी कोई इलाज है, कोई साइंटिफिक? जितनी एक्स्ट्रा बॉडी फैट्स है, मोटापा है, जैसे डबल चिन है, आर्म्स हैं, ब्रा फोल्ड हैं, एब्डोमेन है, थाई है, हम किसी भी रीजन को हम लेज़र के साथ 3 से 4 इंच कम कर सकते हैं। अच्छा। उसको हम लेज़र लाइपोलाइसिस कहते हैं, और इसमें कोई सर्जरी नहीं है, यानी 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लें। एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक नॉन सर्जिकल है। ठीक। नॉन सर्जिकल में लेज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसके बाद हमारे पास क्रायो लाइपोलाइसिस है। क्रायो के साथ यानी ठंडी, अब उसको क्रायो कहते हैं ठंड को, उसके साथ हम लो टेम्परेचर करके तो फैट को फ्रीज करते हैं। आस्ता आस्ता फैट के छोटे पीस बनते हैं, वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। अच्छा। ये टोटली नेचुरल है। ठीक। ये 6 से 8 हफ्ते में जो जिस रीजन को हम करेंगे वो एरिया 3 से 4 इंच इंशाल्लाह कम हो जाएगा। जो हम फैट निकालते हैं उसके लिए हम लाइपोसेक्शन भी कर सकते हैं, तो वही फैट हम प्रोसेस करके तो उसके हम स्टेम सेल भी तैयार कर सकते हैं, और उसके फेस की रिजुविनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर फॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एक ही प्रोसीजर में हम उसकी जो मोटापा है उसको भी कम कर लेंगे, उसको रिजुविनेट भी कर लेंगे, उसको दोबारा जवान भी बना देंगे, नया बंदा तैयार कर देंगे। नया उसको जनाब को 15-20 साल छोटा करके, तो अकॉर्डिंगली जैसी उसकी डिमांड होती है हम उसको कर। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ? ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਗਏ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੰਨ ਗਏ। अच्छा मुसर्रा साहबा, पिछले दिनों आपके प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के साथ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह से एहतियात बरतें इस तरह से, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मुलाजमीन के साथ छोड़ते हैं, तो किस तरह से आप वालिदैन को मोहतात रहने का मशवरा देंगी? नहीं, मेरे केस में मैंने बच्चों को मुलाजमीन के साथ नहीं छोड़ा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरी भी स्लो पॉइजनिंग हो रही थी। अच्छा। तो होता ये है कि हालांकि मेरा घर बड़ा सिक्योर है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जो बंदा आपको खाना दे रहा है, चाय पानी दे रहा है, वो किसी भी मोमेंट उसमें कुछ ऐड कर सकता है। तो हमारे केस में ये था कि मेरी एक गलती है जिसको मेरे आप जितने भी इंटरव्यूज़ निकालें, तो मैं अब थोड़ा इमोशनल भी इस सवाल पे हो जाती हूँ कि मैं अपने स्टाफ की बहुत तारीफ़ें करती थी। उसकी वजह ये है कि मतलब हमें जो हमारी तरबियत है कि ख़ानदानी घरों में जी स्टाफ चेंज नहीं करते, तो पुराने ये सारे वो मुलाजमीन थे जो पुराने थे, जिनको मैंने बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ था। और लेकिन ये जो मेरा एक किसी की दिल आज़ारी हो तो सो हो, मैं एडवाइस ये करूँगी कि वो पुराने ज़माने की बातें कि जी हम तो ख़ानदानी लोग हैं, हम मुलाजमों को जहाँ कहीं आपको कोई एक चीज़ जो आपको खनक रही है या आपको प्रॉब्लम लग रही है, फ़ौरन फायर करें और निकाले हुए बंदे को वापस कभी ना रखें, चाहे जितना मर्जी या लोग आपको अप्रोच करें। एक बात हमारे केस में चूँकि स्टोरी और थी कि वो मतलब बिक गए और मतलब समबडी लाइक उनको उन्होंने ख़रीदा, और ये हरकत इस तरह से हुई। इस तरह से नहीं हुई कि वो हमारे मुलाजिम थे तो उन्होंने हमें वो इस तरह से पॉइजनिंग करना शुरू कर दी, बिकॉज इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स थे। किसी के कहने बट इवन देन आप कभी भी 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही। तो कभी भी मतलब दूसरे लोगों पे जो स्टाफ है भले जितना मर्जी अच्छा है, क्योंकि मेरा स्टाफ उन्होंने मुझे शीशे में उतारा हुआ था, मुझे लगता था कि इनसे अच्छे लोग और कोई नहीं है। सही। टिल द डे माई सन वॉज एट हॉस्पिटल, तो वो हमें खाना खिला रहे थे और हम उनके हाथों में थे। इवन जो उन्होंने हॉस्पिटल में भी चीज़ें भेजी उसमें भी मिला दिया। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है कि हम लोग बच गए, वरना मेरा जितना उनके ऊपर एतमाद था तो शायद हमें पता ही ना चलता। मुसर्रा साहबा,
हमारी दुआएं हैं आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला। आई एम वेरी थैंकफुल। आप यकीन करें कि इस मुश्किल वक्त में मुझे इतना कॉन्फिडेंस, मेरा बड़ा मुश्किल वक्त था, लोगों की दुआएं, और सिर्फ ये दुआएं होती हैं जो आपको बचा लेती हैं, या आपकी कोई की हुई नेकी जिसकी वजह से अल्लाह आपकी हिफाजत करता है और आपके बच्चों की। सो आई एम वेरी थैंकफुल आप सब बहन भाइयों की, और वो तमाम जिनकी मैं उन दिनों कॉल्स नहीं ले सकी, जिन्होंने मुझे मैसेज किए, जिन्होंने दुआएं की, मैं उनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत आमीन। मुशर्रफ साहिबा, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद आप जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं, और बीइंग अ वुमन जिस तरह से आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में निर्मल के पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें होती हैं, तो देखते हैं कि आज निर्मल के पास कौन सी दिलचस्प खबरें हैं। जी निर्मल। कोरिया में एक ऐसा डॉक्टर भी है जो मरीजों से बतौर इलाज लाते, घूसे और थप्पड़ खाता है। सेम चाचे वाली स्टोरी। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣ ਚ ਐਡਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਜੀ 5 ਕੁਲਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ये आप लोगों को पता है, ये चाचा भी हमारे पहले डॉक्टर थे। ये भी थप्पड़ खा के इलाज करता सी? नहीं नहीं, जिसका ये इलाज करते थे ना, वो सही हो के आके इनको थप्पड़ मारते। ਥੱਪੜ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਹਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 150 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 50 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਪੜ ਖਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਲਚੇ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਥੱਪੜਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲਚੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਚਾ 100 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਥੱਪੜ ਖਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ 6 ਥੱਪੜਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ 2 किलो और मिल जाएगा। अगली खबर, बॉस ने क्यों डांटा? थाईलैंड में खातून वर्कर ने ऑफिस में 21 करोड़ से जायद का तेल जला दिया। सेम हामद रंगीले ਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਚ ਲੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਾਰ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲ ਅਕੈਡਮੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਚਣ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਥਾ ਥਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੱਟਾ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਂਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਓਏ। ਅੱਛਾ, ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾ? ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। इंसान ही नहीं समझदा। 11-12 जिने जा रहे सन, एक औरत कहंदी भैणा पिछे हो जा, बंदे जा रहे ने। कहंदी बंदे केड़े? ऐ ते वाजे वाले ने।
ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਾਰੇ ਬਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮਾ, ਚਾਵਲ, ਖੀਰ, ਹਲਵਾ, ਕਸਟਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਤੀ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਤੀ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜੇ। ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾੜਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਚੋਂ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਲਨ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ चीज़ां लदा कर। मैं हामिद साहब को पूछा है जो ताकू दुनिया सब तू भेड़ा कौन लगता है तो इन्ना भला क्या जवाब देता है? क्या इन्ना आख है ऊ दूल्हे दा प्यू जेड़ा जेब विचों 1 टका नहीं कटेगा। उत्तों ਉਹਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਵਾਜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ। नहीं कई सजी सजाई कार का भी असर कर देंगे बच्चे, डेंट पा देंगे ने, दही सुट देंगे ने उत्ते। एक होर इन्हां नूं बंदा बहुत बुरा लगदा केड़ा ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਣ ਡਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। अच्छा ये बात नहीं मुझे समझ में आई, इनके सामने कोई अचार खाए तो इन्हें क्यों बुरा लगता है? ਉਹ ਅਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। एक बंदा होर बड़ा बुरा लगता है ना, हाँ जेड़ा अद्धे फंक्शन च डांसर नूं कहंदा बस ओ बंद कर दिओ फौतगी हो गई बस बंद। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨ? हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓ। आ जा भैया।